Hi everyone. Today we are going to discuss an important topic, aromaticity. Aromaticity टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है अगर हम बात करें 12th के बाद होने वाले IIT JEE या नीट एग्ज़ाम के बारे में, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन जो हमारे पास MSc एंट्रेंस के एग्ज़ाम आते हैं, IIT JAM हो गया, BHE हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो गए DU में, ठीक है। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स में एरोमेटिसिटी टॉपिक की कुछ ना कुछ वेटेज ज़रूर होती है। एरोमेटिसिटी टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अगर मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें हमें कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नहीं। इट मीन्स एरोमेटिसिटी टॉपिक जो होगी वो स्टेबिलिटी के बारे में भी काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन देगा। तो आइए समझते हैं एरोमेटिसिटी टॉपिक को। तो एरोमेटिसिटी टॉपिक समझने के लिए हमने जनरली 3 टर्म्स को समझना होगा। फर्स्ट टर्म होगी एक एरोमेटिक, ठीक है। सेकंड टर्म हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक, और एक टर्म है हमारे पास एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। सो हमें इन 3 टर्म्स को समझना है पहले कि एरोमेटिसिटी के अंदर आने वाली ये 3 टर्म्स क्या क्या होती हैं, इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर जनरल सी बात करूं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, तो उस केस में जनरली हम जब एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो इसके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशन को समझो, ठीक है। एक तो जो हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल है, गिवन मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। गिवन मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, तो ही हम बात करेंगे किसकी, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक की, ठीक है। जो हमारा गिवन मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। एंड इन साइक्लिक मॉलिक्यूल देयर शुड बी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब मैं कह सकता हूं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स ओवरऑल मैं कह सकता हूं इसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस अवेलेबल होना कंपलसरी होगा। मीन्स हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस हो, तो वो क्या होंगे उस केस के बात करेंगे। तो देखो, अगर साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो जाए, कोई भी मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो जाए ड्यू टू साइक्लिक रेजोनेंस, या फिर हो सकता है लेस स्टेबल हो जाए, पहले के कंपैरिजन में या तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाए या लेस स्टेबल हो जाए। अगर एक्स्ट्रा स्टेबलाइज होता है तो हम कहेंगे उस केस को एरोमेटिक कंपाउंड, और अगर लेस स्टेबल होता है तो वो कहलाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और हो सकता है साइक्लिक रेजोनेंस हो ही ना, अगर उस मॉलिक्यूल के पास साइक्लिक रेजोनेंस हो ही ना तो उस केस को हम बोलेंगे दैट इज नॉन एरोमेटिक। क्लियर हुआ? तो ये तीनों टर्म्स को हम कैसे समझेंगे कि मॉलिक्यूल साइक्लिक हो, साइक्लिक के अंदर अगर साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उस केस में या तो वो मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो जाएगा और उसको नाम दिया जाएगा एरोमेटिक का, या फिर हो सकता है वो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल हो जाए पहले के कंपैरिजन में, तो उसको हम कह देंगे एंटी एरोमेटिक। और अगर वहां पे साइक्लिक रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है तो उसको हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक के लिए, तो एरोमेटिक के केस में साइक्लिक कॉन्जुगेशन कंपलसरी है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन कह दो या साइक्लिक रेजोनेंस। नॉन एरोमेटिक के केस में नो साइक्लिक रेजोनेंस या नो साइक्लिक कॉन्जुगेशन, और एंटी एरोमेटिक के केस में भी साइक्लिक रेजोनेंस होना कंपलसरी है। क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आ चुकी है कि हमने देखा जब भी साइक्लिक रेजोनेंस हुआ उस केस में अगर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबलाइज होते हैं तो उसको हमने एरोमेटिक का नाम दिया,
और लेस स्टेबल होते हैं पहले के कंपैरिजन में, तो हमने इसको एंटी एरोमेटिक का नाम दिया। और अगर उस केस में यहाँ पर कोई भी साइक्लिक रेजोनेंस या साइक्लिक कॉन्जुगेशन ना हो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है कि एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक एंड साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, तो उसको मैंने एक वर्ड में कह दिया, दैट इज साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना कंपलसरी होगा फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हम पहले कुछ कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फिलहाल नॉन एरोमेटिक को हटा रहा हूँ, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक की बात कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्लियर है, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक और साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। उसको भी लिख लेता हूँ, पहली कंडीशन मस्ट बी साइक्लिक, ठीक है। थर्ड कंडीशन अगर हम बात करें तो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल मस्ट हैव p ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल के पास p ऑर्बिटल होना चाहिए एंड these p ऑर्बिटल should be in same plane, that is molecule must be planar। क्लियर है। सो यहां से क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने का मतलब देयर शुड बी नो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हो मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर होगा। प्लेनर कहने का मतलब वो मॉलिक्यूल 2 डायमेंशन में होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, 2 डायमेंशन में। तो एरोमेटिक के लिए अभी तक हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ चुकी हैं कि मॉलिक्यूल साइक्लिक हो, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट हैव p ऑर्बिटल, और इन p ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, ये सेम प्लेन में, यानी ओवरऑल मैं कह सकता हूँ मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। और उसके बाद ये कंडीशन जो होंगी ये एंटी एरोमेटिक के लिए भी अप्लाई होंगी। तो ये सारी कंडीशंस एरोमेटिक के साथ साथ एंटी एरोमेटिक के लिए भी एग्जैक्ट कंडीशन होनी चाहिए। बस फर्क क्या आता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जो वहां पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। अगर एरोमेटिक है तो उस केस में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे वो कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ओवरऑल मॉलिक्यूल के पास अवेलेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करोगे, टोटल कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन में। और इसी को हकल्स रूल बोला जाता है। हकल्स रूल ने क्या कहा था कि अगर कोई भी एक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा दैट मस्ट बी एरोमेटिक, जिसमें n की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इस तरह से, ठीक है। एंटी एरोमेटिक की बात करोगे तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, मस्ट हैव p ऑर्बिटल, वो p ऑर्बिटल सेम प्लेन में होना चाहिए, दैट इज मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। बट उसके साथ साथ ये वाली कंडीशन यहाँ पे डिफरेंट होगी। यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल के पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू दिस। तो अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हो या 0 पुट करते हो तो देखो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 0 पुट करोगे तो 4 × 0 + 2 दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, 22 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। यहाँ पर देखो n की वैल्यू 0 तो दैट इज 0 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर देंगे दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह से।
यानी इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आए तो हम उसको कहेंगे हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई को फॉलो करेगा, एरोमेटिक होगा। अगर इस टाइप से पाई इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल आते हैं तो हम उसको कहेंगे साइक्लिक रेजोनेंस होने के साथ साथ क्या होगा, वो एंटी एरोमेटिक होगा, जहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। तो अभी तक बात समझ में आई कि अभी तक हमने एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक का मेन क्लासिफिकेशन कैसे किया कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होने के साथ साथ साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो। अगर मान लो साइक्लिक कॉन्जुगेशन कहीं पे भी ब्रेक हो जाता है तो उस केस में हम कह देंगे वो मॉलिक्यूल ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो फिर वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। यानी इनिशियली हमें मॉलिक्यूल को देखना है क्या उसके पास साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है तो फिर हम अदर कंडीशन को चेक करेंगे और फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल कंपेयर करके n की वैल्यू ये आती है तो हम कह देंगे वो एरोमेटिक है, और इससे कंपेयर करके n की वैल्यूज ये आती है तो हम कह देंगे वो क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। बात समझ में आ चुकी है यहां तक। अब देखो अगर हमने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की तो बात कर ली, यहां पे एक टर्म बार बार आ रही है दैट इज साइक्लिक कॉन्जुगेशन या साइक्लिक रेजोनेंस। आइए उस चीज को समझते हैं एक बार और फिर हम एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करेंगे कि कैसे हम एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक को डिफाइन करेंगे। तो पहले हम साइक्लिक रेजोनेंस या साइक्लिक कॉन्जुगेशन को समझते हैं, ठीक है। और ये हकल्स रूल का जो हमारे पास 4n या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा या फिर एक्स्ट्रा स्टेबलाइज या लेस स्टेबलाइज वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया अभी कि कोई भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस की वजह से अगर एक्स्ट्रा स्टेबलाइज होता है या फिर पहले के कंपैरिजन में लेस स्टेबल हो जाता है तो उस केस में हम एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कैसे डिफाइन कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने कहा साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। अगर साइक्लिक रेजोनेंस है वहां पर तो मॉलिक्यूल या तो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू साइक्लिक रेजोनेंस, ड्यू टू साइक्लिक रेजोनेंस molecule get extra stabilize, तो हम उसको क्या कह देंगे, that is aromatic, ठीक है। अगर ड्यू टू साइक्लिक रेजोनेंस, ड्यू टू साइक्लिक रेजोनेंस molecule get destabilize, तो that is known as anti aromatic। मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन या तो मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबलाइज कर रहा है या फिर डिस्टेबलाइज कर रहा है। अगर स्टेबलाइज करे तो हम उसको कह देंगे एरोमेटिक और डिस्टेबलाइज करे तो एंटी एरोमेटिक। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हकल्स रूल जो हम जनरली कह देते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर गया तो एरोमेटिक हो गया, वो कॉन्सेप्ट आया कहां से, उस कोर कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे अब, ठीक है। तो वो समझो कोर कॉन्सेप्ट हम क्या कह रहे हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कैसे हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे। तो रेजोनेंस का हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो रेजोनेंस में देखो क्या हम बात करेंगे, जब भी मॉलिक्यूल्स जो होंगे मोर स्टेबल देन एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ p ऑर्बिटल। देखो क्या मैं बात कर रहा हूं, दैट इज व्हेन, ठीक है, व्हेन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल, हम कह रहे हैं क्या, व्हेन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, देन acyclic molecules having same number of p orbital, ठीक है। when cyclic molecules are more stable than acyclic molecules having same number of p orbitals then these molecules are aromatic, ठीक है। then these molecules are aromatic।
अभी इस लाइन को समझो, अभी इसका एग्जाम्पल देते हैं फिर समझते हैं। अब देखो इसी केस में एंटी एरोमेटिक के लिए मैं कहता हूं कि जब भी साइक्लिक रेजोनेंस जो होगा वो लेस स्टेबल हो जाए देन एसाइक्लिक रेजोनेंस, ठीक है, दैट इज व्हेन साइक्लिक रेजोनेंस इज लेस स्टेबल देन acyclic resonance having equal number of p orbital, ठीक है, that is known as एंटी एरोमेटिक। उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। जैसे मैं बात कर लेता हूं, एक हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल कैटायन है, ठीक है, यहीं पे मैं बात कर लेता हूं, एक हमारे पास ये इस तरह से कैटायन है, क्लियर। दोनों में ही देखो इसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, दोनों में ही कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक रेजोनेंस है। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स की बात करो तो इसमें देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। इस केस की बात करो तो ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे कॉन्जुगेशन की। अब इसके अंदर देखो, जब मैं बात करूंगा एरोमेटिक, अगर ये कंपाउंड है तो इस केस में यहाँ पर क्या है, ये साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल इसके कंपैरिजन में क्या है, मोर स्टेबल है। और इसी की बात करो अगर और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इसी को कंपेयर करें इस वाले मॉलिक्यूल से, तो इस केस में देखो ये वाला मॉलिक्यूल इसके कंपैरिजन में क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, मींस यहां पे ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइक्लिक मॉलिक्यूल जो अपने यहां पे एसाइक्लिक मॉलिक्यूल है जिसके इक्वल नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स है, उससे अगर ज्यादा स्टेबल हो गया तो उसको हम कह रहे हैं एरोमेटिक। और वहीं पे क्या हुआ कि साइक्लिक रेजोनेंस या साइक्लिक मॉलिक्यूल अपने एसाइक्लिक मॉलिक्यूल से लेस स्टेबल हुआ तो हम उसको क्या कह रहे हैं, एंटी एरोमेटिक। सो अब आगे बात यह आती है कि हमने साइक्लिक मॉलिक्यूल को यहां पे एसाइक्लिक मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल क्यों कहा, या फिर यहां पर एसाइक्लिक मॉलिक्यूल को साइक्लिक मॉलिक्यूल को एसाइक्लिक से लेस स्टेबल क्यों कहा। तो यहां तक तो बात आती है जनरली जेई के एग्जाम की बात हो गई। अब अगर मैं यहां पर आगे जैम के एग्जाम के पर्पज से बात करूं या फिर आगे हायर एग्जाम्स की बात करूं तो उस कॉन्सेप्ट को भी एक बार हम इसी वीडियो में कवर अप करते हैं कि साइक्लिक मॉलिक्यूल जो है वो एसाइक्लिक से मोर स्टेबल या लेस स्टेबल कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं उस चीज को समझते हैं। एमओ थ्योरी इसका एक्सप्लेनेशन देगी। एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग समझो एक बार, देखो मैं कि यहां पे ये मॉलिक्यूल ले रहा हूं, देखो इसके पास 3 पी ऑर्बिटल है तो इसके एमओ डायग्राम के हिसाब से कितने यहां पे बनेंगे, 3 ही एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। सिमिलरली एसाइक्लिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो यहां पर भी इसके 3 पी ऑर्बिटल है इसके पास, तो इसके भी 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेंगे। क्लियर है? तो हम तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को एक बार बनाते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो देखो ये फर्स्ट हो गया, मैं इसी में सेकंड यहीं पे नीचे, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना
कैसे हम साइक्लिक, एसाइक्लिक या फिर हम कह सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए। हकल्स रूल तो हमें ठीक है वहाँ पे बता देगा कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम अब समझने जा रहे हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि पहले के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल या कम स्टेबल है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अभी तक मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ वीडियो का। शुरू में हमने समझा था किसके बारे में, दैट इज कि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स किस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने कहा कि मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसके साथ साथ जो पी ऑर्बिटल होना चाहिए उसके पास, और वो पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में होने चाहिए। सेम प्लेन में होने का मतलब हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। अब वो मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है जनरली हमें आइडिया हो जाएगा, बट कुछ केसेस में हम वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो प्लेनर है या नहीं। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि साइक्लिक रेजोनेंस किस टाइप से होगा और हम कैसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वगैरह बताएंगे। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हमने जब कहा कि जब भी मॉलिक्यूल साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो जाए तो एरोमेटिक, उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। और अगर डिस्टेबलाइज हो जाए तो दैट इज नोन एज एंटी एरोमेटिक। तो अब देखो साइक्लिक मॉलिक्यूल अपने एसाइक्लिक मॉलिक्यूल से कैसे स्टेबल होगा या डिस्टेबल होगा, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा उसको हम एरोमेटिक कहेंगे, नॉन एंटी एरोमेटिक, वो कॉन्सेप्ट अब समझने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n पाई इलेक्ट्रॉन नहीं लगाने जा रहा हूँ, सिर्फ हम स्टेबिलिटी के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। तो देखो ये हमारे पास 3 MO ऑर्बिटल बन गए, इसके भी 3 MO ऑर्बिटल बन गए। अब तीनों में इनकी जो ओरिएंटेशन होगी वो डिफरेंट हो सकती है। मान लो मैं पहली ओरिएंटेशन कहता हूँ, सब में सेम फेज हो जाते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। तो इस केस में देखो, इस केस में मैं ओरिएंटेशन की जब बात करूंगा सेकंड केस में, तो ओरिएंटेशन में कह देता हूँ इधर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है। दूसरा ओरिएंटेशन में कहता हूं कि मान लो इधर प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस। ये ओरिएंटेशन हुए। अब देखो जब इनकी बॉन्डिंग होगी तो फर्स्ट केस में देखो ये दोनों सेम फेज में, ये दोनों सेम फेज में और ये भी सेम फेज में, मतलब ये भी बॉन्डिंग एमओ, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग। तो इस केस में कैसा ऑर्बिटल बनेगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा कैसा, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस केस की बात करो, ये देखो बॉन्डिंग प्लस माइनस एंटी बॉन्डिंग प्लस माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थर्ड की बात करो तो थर्ड में क्या होगा, देखो प्लस माइनस दैट इज एंटी बॉन्डिंग बना, माइनस प्लस अपोजिट फेज तो ये भी क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग बना, और प्लस प्लस तो ये फेज बॉन्डिंग। 2 एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग, तो इसका भी क्या बनेगा, ABMO ऑर्बिटल। मतलब दोनों ऑर्बिटल ये कैसे रहेंगे, दैट इज ये भी ABMO और ये भी ABMO। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बन गए। ये इसका एमओ डायग्राम बना, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब यहां पे बात कर लेते हैं एसाइक्लिक में, प्लस फेज माइनस फेज, प्लस फेज माइनस फेज, प्लस फेज माइनस फेज। यहां पे ये बॉन्डिंग बनेगा, ये भी बॉन्डिंग बनेगा, बॉन्डिंग बॉन्डिंग। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूं यहां पे कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड में बात करो, मैं कॉर्नर वाला जो फेज है उसको चेंज कर देता हूं। तो उस केस में देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला बॉन्डिंग, ये वाला एंटी बॉन्डिंग। तो एक बॉन्डिंग का हो गया, एक एंटी बॉन्डिंग। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा बनेगा, नॉन बॉन्डिंग। तो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा बना,
नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब देखो नेक्स्ट वाला केस है, उस केस में मैं क्या करता हूँ, बीच वाले का फेज चेंज कर देता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो ये वाला क्या बना, एंटी बॉन्डिंग, ये वाला भी क्या बना, एंटी बॉन्डिंग। तो ओवरऑल क्या बन गया, एक ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसा, ABMO। ठीक है, तो इस केस में देखो हमारे पास BMO और 2 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इस केस में बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो जब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके पास देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल। हमारे पास ये मोलिकुलर ये यहाँ पे ऑर्बिटल या फिर मॉलिक्यूल था, तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड है तो उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा भी यहीं पे, दैट इज ये। अब यहां पर चेक करो, इस केस में हमारे पास कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस केस में हमारे पास कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस केस में जो इसका BMO बनेगा, ठीक है, इस केस में यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद तो देखो इसमें कितने बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बने, 1 2 3, और यहाँ पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मतलब कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हुए, बॉन्डिंग 1 और 2। तो बॉन्डिंग होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, तो मतलब इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी कम होगी स्लाइटली। अगर मैं इसको एग्जैक्ट बनाना चाहूँ तो उससे थोड़ा लोअर हो जाएगा, लोअर होने की वजह से मैं इसको यहाँ पे फिल कर देता हूँ, एनर्जी लोअर